एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे MEG 14 ब्लॉक 8 यूनिट 1 पार्ट 2। इसमें तीन क्वेश्चंस हैं एंड में, जैसे कि अमृत राय हैज़ रिप्रेजेंटेड प्रेमचंद एज अ कॉमनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इसमें हम जो फर्स्ट लाइन है वो ये लिख सकते हैं, सिंपल एंड लेट अस सम अप से मैं ये लाइन ले रही हूँ। सिंपल एंड अनअज्यूमिंग इन हिज हैबिट्स, मतलब इनकी जो हैबिट्स थी बहुत ही सिंपल थी, सिंपल से आदमी थे। प्रेमचंद emerges as a person who had the courage of his convictions and who could oppose even Gandhiji when the occasion arose. He was a commoner extraordinary if ever there was one. तो यहाँ इसका आंसर मिल जाता है हमें। इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपके लिए पूरा यूनिट में पढ़ूंगी उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप इसमें लिख सकते हैं कि वो कैसे कॉमनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान थे, उन्होंने ऐसा क्या क्या किया कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वे डू यू कंसीडर अमृत राय's बायोग्राफी एज बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड डिस्पैशनेट। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्पैशनेट इज अ सेम थिंग। डिस्पैशनेट मीन्स आप डिसओरिएंट नहीं होते हो। मीन्स इसमें ये है, इसका मतलब कि आपकी अपनी फीलिंग्स आप पे हावी नहीं होती है। आप जो भी लिख रहे हो ना वो प्योरली फैक्ट है, प्योर फैक्ट है उसमें, एंड यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। तो डिस्पैशनेट एंड ऑब्जेक्टिव इज़ द सेम थिंग। इसमें हमने कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखने हैं जो कि अमृत राय चाहते तो नहीं लिखते, लेकिन उन्होंने फिर भी उन फैक्ट्स को लिखा है। Do you think this that his being Premchand's son interfered with his work as a biographer? No, क्योंकि जो अमृत राय हैं उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुपाई है। बहुत अच्छे से उन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं। सो इसका आंसर यही है। इसमें ये भी आ सकता है कुछ एक लाइन अगर आप लिखना चाहें, लेट अस सम अप से, though a son, the biographer has not slurred over any inconvenient detail, nor has he tried to whitewash his father's reputation. ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन है, bring out the distinctive features of अमृत राय's biography of प्रेमचंद। ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स मैंने 3 बताए थे इसमें। ठीक है, आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख लें, उसमें इसका आंसर मैंने बता रखा है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ पार्ट 2। एनालिसिस है जो कि चैप्टर्स इस यूनिट में है उनका, कलम के सिपाही से जो चैप्टर्स लिए गए हैं उनका एनालिसिस है। लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एनालिसिस किया गया है इंट्रोडक्शन का। The introduction begins with 3 anecdotes. 3 anecdotes means stories, short stories, underlining the utter simplicity of मुंशी प्रेमचंद even when he had become a great writer. बहुत ही सिंपल इंसान थे, इसलिए उनको कॉमनर एक्स्ट्रॉर्डनरी के नाम से जाना जाता है। He never assumed airs. कभी भी उनको इसकी हवा नहीं लगी कि वो इतने बड़े राइटर बन गए थे। This utter simplicity remained with him till the very end. A characteristic photograph of his shows him seated alongside with his wife. He has a cap made of some thick material and is wearing a kurta and dhoti and canvas shoes on his feet with laces tied irregularly. There is a big hole in the left shoe through which his toe can be seen. Premchand, half smiling, seems totally unaware of the state of his shoes. This photograph available between 408 and 409 in chapter 26 of the Hindi version speaks for the writer's utter simplicity and much else. A well-known Hindi starist, Harishankar Persai,
हैज़ written a piece entitled प्रेमचंद के फटे जूते on this photograph which is worth reading। अब हम चैप्टर 2 पे आते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे। प्रेमचंद डिस्कवर्स द पावर ऑफ हिज पेन। ओके, नाउ हम इसकी थोड़ा आउटलाइन समरी करेंगे इसी चैप्टर की। देखो, नवाब्स चाइल्डहुड प्रैंक्स एट हिज विलेज लम्ही विलेज, bringing down mangoes, ripe and unripe, from the trees, playing with Kazaki, a male runner, who would tell him and other children tales of all kinds. At 8, starts learning Urdu and Persian, is fond of sugarcane and jaggery, loses mother, father remarries, mother's loss reflected in his writings later. At 13, develops a new interest in reading tales of magic and suspense and romance, starts writing stories of social relevance. His first piece of writing is about a philandering uncle. philandering होता है लोफर टाइप, या जो फ्लर्ट करता है लेडीज़ के साथ, who gets beaten by the villagers for trying to molest a charwoman of the house. charwoman means काम करने वाली जो लेडीज़ होती हैं। Nawab writes a burlesque, or in the burlesque means skit, in the form of a play on the incident that proves effective in sending the uncle away bag and baggage. Discovers the power of the pen, his pen to be his shield as well as his sword. नवाब बोला गया है प्रेमचंद जी के लिए। इसमें कमेंट भी है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। This is an important chapter because it tells us how from being footloose means जैसे खुला होना, या मतलब आज़ादी थी ना उनको, वहाँ पे कहीं भी जा सकते थे, बच्चे तो जैसे खेलते हैं उन्हीं की बात हो रही है। फुटलूज इन लम्ही, ओके, फुटलूज मीन्स अनकेज्ड। इन लम्ही प्रेमचंद बिकेम एन एविड रैम्बलर होता है रोमर, जो इधर उधर घूमता है। इन द स्टोरी लैंड ऑफ फेरीज एंड मैजिक एंड रोमांस एंड लेटर अ राइटर ऑफ सोशल रेलिवेंस। पहले वो फेरी टेल्स लिखते थे, मैजिक रोमांस की चीज़ें लिखते थे उस तरह की, लेकिन बाद में वो सोशल रेलिवेंस की चीज़ें लिखने लग गए। अमृत राय हैज़ प्रेजेंटेड द एंटायर ट्रांजिशन ग्राफिकली। उन्होंने, अमृत राय जी ने, जो उनका जो ट्रांजिशन है बच्चे से बड़े होना, राइटर होना, सोशल रेलिवेंस वाले राइटर होना, वो ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है। ग्राफिकली प्रेजेंट का मतलब है उन्होंने उनकी एजुकेशन के बारे में ही बात नहीं की है, उन्होंने उनके इमोशंस की भी बात की है, उनके एक्सपीरियंसेस की भी बात की है। जो बायोग्राफी रहती है ना, उसमें ये सब आता है। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज नॉट येट, ये बात हो रही है प्रेमचंद जी की। अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज नॉट येट 8 and his father remarried. The vacuum that created was difficult to fill in, for the memory of it remained buried in Premchand, only to surface years later in his novel Karambhumi. करमभूमि में उन्होंने ये सब मेमोरीज को लिखा है। Childhood is most certainly a seed time, मतलब जो उनके लेखक के गुण थे वो बचपन में ही उनमें आ गए थे। When he was 13, Premchand took to reading and he read enormously, or rather voraciously. Fed by his grandmother's tale and the tales told by the male runner Kazaki, he read Talisma Hoshruba by Maulana Fyazi, humorous tales of Maulana Sajid Hussain and works by Mirza Ruswa and Radhanath सरशर। काफ़ी कुछ पढ़ते थे वो बचपन में ना। Thereafter he turned his attention to the Puranas in Urdu translation. Okay,
Inevitably, such reading led to writing, but surprisingly, when he started writing at 13, he chose to write not tales of magic but of social relevance. Here one can see genius at work, though Amrit Rai explains the dis- discrepancy between his reading and writing by saying that some impulse larger than himself guided him to choose the path that he did. As a proof of the writer's choice of the credo of social relevance, the biographer quotes the writer's own account of how he came to write the burlesque on his philandering uncle. मतलब बचपन में ही जो उन्होंने पहला स्किट लिखा था वो एक तरह से सोशल बोलते हैं ना सोसाइटी पर ही उन्होंने लिखा था किसी अच्छी चीज़ के लिए. उनके जो अंकल थे उन्होंने एक लेडी को परेशान किया, तो जब उन्होंने प्रेमचंद जी ने ये देखा कि इस तरह का कुछ गड़बड़ है, इस तरह का मीन्स किसी लेडी को परेशान किया गया है, तो उन्होंने उस पर एक स्किट लिखा. और उनके स्किट लिखने से जब लोगों ने उस स्किट को पढ़ा तो जो फिलेंडरिंग अंकल थे उनको अपना बोरिया बिस्तरा लेके वहाँ से जाना पड़ा. ऐसा इसमें लिखा गया है. Premchand made an astounding discovery that his writing could move people. Okay. इसमें थोड़ा सा लिखा है कि नोटिस अमृत राय's crisp depiction of the discovery. अमृत राय जी ने लिखा है, It proved enough to drive the uncle away, bag and baggage. Nawab means Premchand ji, was still weak in body, but this was probably the first time that he had known himself to possess a strength which was mightier far than brute force. A pen could succeed where a stick or a staff might have failed. What a fine discovery he had made. From now on, his pen would be his shield as well as his sword. तो कॉमनर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का आंसर इसमें से भी लिया जा सकता है. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर चैप्टर नंबर 12. इसका भी एनालिसिस किया गया है. हैप्पी डेज आर बैक, ये टाइटल है इसका चैप्टर नंबर 12 का. हैप्पी डेज आर बैक अगेन एट गोरखपुर 1916, बोथ पर्सनली एंड एज अ नेशन. आउटलाइन समरी हम करते हैं इसमें. Second master at normal school, birth of a son, domestic feud between wife and stepmother, meets Mahavir Prasad Poddar, realizes the greater potential of writing in Hindi, upward swing in health due in part to national resurgence. Resurgence means cure या healing. Premchand's family was his world, but his was not a narrow individualistic world. Nation was a larger family, profoundly moved by public events, but chooses to influence the people through his pen. Congress session in Lucknow in 1916, reconciliation between Congress and Muslim League and between the moderates and the radicals within the Congress. Emergence of Gandhi on Premchand's mental horizon as a new kind of leader who really serves the people. Influence of Tolstoy, Gandhi's ideals of truth, non-violence and renunciation, his ideals too. Highly successful as a teacher, nationalistic content, punctuality, free mixing between his children and the children of Muslim employees. तो ये सब इस चैप्टर में सब कुछ दिया गया है. नाउ जस्ट वेट, अब हम कमेंट्स पढ़ेंगे. दिस चैप्टर टेल्स अस ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन प्रेमचंद्स थिंकिंग. 3 of these are: we see an important shift in Premchand moving from Urdu to Hindi as having greater potential through a friend Mahavir Prasad Poddar, who becomes his publisher in Hindi.
This opening up of another language is going to have a far reaching effect on his career later. मतलब वो उर्दू से हिंदी लिखने शुरू कर दिए थे. महावीर प्रसाद जी उनके जो फ्रेंड थे उनसे जब मिले वो, तो उन्होंने उर्दू से हिंदी में शिफ्ट किया. नंबर 2, Premchand is described as a man of the family, but at the same time he considers the nation to be a larger family, and so is profoundly moved by public events. He knows he will serve his country through his pen. जैसे कि कोई आदमी अपनी फैमिली में जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे हिल जाता है ना, उनसे बहुत ही इफेक्टेड हो जाता है, वैसे ही प्रेमचंद जी वर्ल्ड में जो भी या नेशन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको वो समझते थे और उनके बारे में लिखते थे. नंबर 3, प्रेमचंद थिंक्स ऑफ गांधी एज अ न्यू काइंड ऑफ लीडर who really wants to serve the people. Gandhiji's ideals of truth, non-violence and renunciation were his ideals also. He presents such a Mahatma in Jalwa-e-Isar and through several other characters in his fiction. All these new realizations come to us in Amrit Rai's clear, unhurried, unaffected style. But he never loses an opportunity for humor. Notice how he reports the birth of a son. This event took place in the veranda of their new house where they were put up for the night. His fears proved true. Right on the veranda where they had been accommodated for the night, his older son, Dhunu, formerly to be called Sripat, announced his intention to be born. तो ये किस तरह से ह्यूमर वे में प्रेजेंट किया है अमृत राय जी ने, जो उनके बड़े भाई जब पैदा हुए थे तो किस तरह से फादर ने किस तरह से बोला था, ये सब ह्यूमरिस्टिक वे में बताया गया है. अमृत राय ऑल्सो लिवन्स अप हिज description of Premchand's childhood days with small but interesting details that make the narrative so graphic and so realistic. This is what he says about Gorakhpur, where he had spent several years of his childhood. It was here that he had smoked his first cigarette at the age of 13, and here too that he was probably initiated into the delights of filthy talk in the company of usual street urchins. Urchins होता है मीन्स शरारती जो बच्चे होते हैं. Okay, now we have also an early glimpse of Premchand's attitude in letting his children mix with those of his low paid Muslim employees. वो मतलब प्रेमचंद जी जो है ना, वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों मुस्लिम एम्प्लॉयज़ की जो बच्चे हैं लो पेड मुस्लिम एम्प्लॉयज़ के बच्चों के साथ भी खेलने देते थे. ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये सब चीज़ें बताई गई हैं. वी ऑल्सो हैव अ ग्लिम्स ऑफ प्रेमचंद एज अ टीचर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द राइटर लाइकन्स द रेगुलरिटी इन प्रेमचंद्स लाइफ टू दैट in the life of a peasant. The character closes with the biographer telling the metaphor of the pen as a weapon in the simplest of words. A highly well-regulated life which was more the life of a peasant than that of an artist, with the difference that instead of a spade he wielded a pen. चलो, thank you so much. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 19 करूँगी, ऑल अबाउट रंगभूमि. थैंक यू सो मच.